स्वागत करते हैं हम पवन अरोड़ा जी का, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर, फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। आज के इस अनूठे आयोजन के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय और हर दिल अजीज मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा साहब, राज्य के नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह जी खर्रा साहब, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, चैनल के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी जी, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव, अत्यंत ऊर्जावान और नवाचार करने वाले श्री टी रविकांत जी, हमारे एडिटर जिनेंद्र सिंह, यहाँ इस भव्य सभागार में प्रथम पंक्ति में बैठे हमारी हेरिटेज निगम की मेयर मुनेश गुजर जी, जेडीसी डॉक्टर मंजू राजपाल, हेम पुष्पा जी, कलेक्टर राजपुरोहित जी, इंद्रजीत सिंह हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर, रुक्मणी रियार नगर निगम ग्रेटर की कमिश्नर, श्री अभिषेक सुराणा नगर निगम हेरिटेज के कमिश्नर, दंडवते साहब सीटीपी साहब, आनंद जी, सरीन जी, हिरेन जी, हमारे राजेंद्र छाबड़ा जी, और इस तरफ बैठे हुए कमल मेहता जी, क्रेडाई के पदाधिकारी गोपाल गुप्ता जी, संजय जी, और आईडीएस के डायरेक्टर कथुरिया जी, और यहाँ न केवल जयपुर के नगरीय विकास विभागों के इंजीनियर्स और ऑफिसर्स, जिनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, मेट्रो, ये सब तो शामिल हैं ही, इसके अलावा पूरे प्रदेश से, नगर निगमों से, यूआईटी से, और जो अथॉरिटीज़ हैं जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, उदयपुर, वहाँ से भी इंजीनियर्स यहाँ आए हैं, और हमारी पूरी फर्स्ट इंडिया की टीम, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अब वो दिन गए मुख्यमंत्री जी, ऐसे कार्यक्रमों में लोग ये बात करते थे कि भजन लाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, कैसे बन गए, क्यों बने, उनको मालूम था या नहीं मालूम था कि वो पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब ये बातें गई। मुख्यमंत्री जी ने इस अल्प समय में जो प्रतिमान कायम किए हैं, जिसको आप आम भाषा में कह सकते हैं जो झंडे गाड़े हैं, इतने कम समय में कैसे ईआरसीपी को सुलटाया, हरियाणा से जल संधि की, कैसे बिजली संकट के समय बिजली और कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए खुद अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करी, कैसे क्राइम कंट्रोल करा, साइबर क्राइम की कमर तोड़ दी, महिला के विरुद्ध जो क्राइम होते थे उनमें आगे बढ़ करके काम किया, खनन माफिया, पेपर लीक, इन सब के खिलाफ जितनी मजबूती आपने दिखाई है, ये एक अपने आप में मिसाल है। इसके अलावा फील्ड के दौरे, रेगुलर जनसुनवाई, जयपुर से आए दिन दिल्ली जाकर के राज्य के हितों की दिल्ली में पैरवी करने का काम, और यहाँ पे पुलिस ही नहीं बल्कि सारे प्रशासनिक विभागों का एक एक करके मैराथन समीक्षा बैठकें आपने जो आयोजित की हैं, उसकी चर्चा पूरे देश में है, और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि एक नए मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता से उठकर आए मुख्यमंत्री इतने सफल कैसे हो सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। यदि आज राष्ट्रीय स्तर पे एक सर्वे हो, जैसा कि एक नेशनल मैगजीन कराती भी है, और मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग हो, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी अग्रणी स्थान में रहेंगे। आज का जो कार्यक्रम है वो भी मुख्यमंत्री जी के विजन और आपकी राजस्थान के विकास के प्रति जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसी के कारण ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आज जितनी बड़ी संख्या में नगरीय विकास विभाग के सारे अधिकारी यहाँ सुशोभित हैं, मेयर साहब भी आए हुए हैं, बाकी नगरीय विकास से जुड़े हुए सारे इंजीनियर्स, ग्रास रूट लेवल ऑफिसर्स एंड वर्कर्स, वो सब यहाँ मौजूद हैं, तो वो मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने बाकायदा आदेश निकाल करके उस कार्यक्रम की गंभीरता को स्थापित किया। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं,
और उनके विजन और प्रेरणा से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से अनौपचारिक मुलाकात के दौरान इस विषय पर चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने अति प्रसन्नता जाहिर की कि ये बात सही है कि 2047 का ध्येय वाक्य है। केंद्र के बजट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही ध्येय वाक्य दिया कि विकसित भारत 2047 होगा, और राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने बजट के माध्यम से इस चीज को फिर पुरजोर ढंग से स्थापित किया कि विकसित राजस्थान 2047 में होगा। अर्थात जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो राजस्थान एक प्रदेश के रूप में और भारत एक देश के रूप में विकसित की श्रेणी में आएगा, विकासशील की श्रेणी से बदल जाएगा। तो विकसित कैसे होगा? रातों रात नहीं होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि हमको विभाग वाइज ऐसे ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स, ऐसी आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए जिससे मंत्री जी से लेकर के सरकार में जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं उनसे लेकर के फील्ड में जो जेईएन तक है या उससे भी नीचे का कर्मचारी है, वो सब एक पेज पे होने चाहिए। सबका सुर एक होना चाहिए, सबकी सोच एक होनी चाहिए, सबका दिशा एक होनी चाहिए और सबका ध्येय एक होना चाहिए। सबके पास कार्यक्रम और नीतियां एक होनी चाहिए। जो नीतियां यहां से 2047 को ध्यान में रख करके बने, वो नीतियां कैसे एग्जीक्यूट हों, क्योंकि विकसित राजस्थान या विकसित भारत कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही कठिन है। अभी यहाँ ग्रेटर की मेयर आ नहीं पाई हैं किसी वजह से, उनसे कल बात हो रही थी। वो अभी सिंगापुर जाके आई। मुख्यमंत्री जी वो कहती हैं कि सिंगापुर के मुकाबले हम जयपुर में या राजस्थान में 20-25% ही हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा सोचा है कि अब हम कैसे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की उपादेयता, प्रासंगिकता और बढ़ जाती है कि जब हम हमारे आसपास के देशों से अभी ऐसा कंपटीशन फील करते हैं, पीछे रहना फील करते हैं, तो कैसे हम एक ऐसी दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं जिससे हम उस दौड़ में आगे आ सकें। और जो हमारे बड़े बड़े लक्ष्य हैं, जो हम कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे देश को, और स्टेट में भी मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो 10 प्रमुख क्षेत्र बताए हैं, उनमें हम सफलता तभी ला पाएंगे जब हम आज 2047 को टारगेट करते हुए हर बजट में उसको ध्यान में रखते हुए स्टेप वाइज कैसे हम प्रावधान करेंगे, कैसे उसकी योजनाएं बनाएंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये तो इस कार्यक्रम का संदर्भ था। माननीय खर्रा जी यहाँ मौजूद हैं। खर्रा जी ने भी इस मामले में इनिशिएटिव लिया और ये कहा कि नगरीय विकास विभाग इसमें पहल करेगा, और केवल जयपुर में तो ये एक प्रारंभिक वर्कशॉप है राज्य स्तरीय। बाद में जो संभागीय मुख्यालय हैं, उन मुख्यालयों पर हर नगर पालिका स्तर के अधिकारियों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुला करके उसी तरह से ओरिएंट करेंगे। लेकिन आज की वर्कशॉप में जो मंथन होगा, जो बातें निकल करके सामने आएंगी, जो विजन सामने आएगा, वो चीजें फिर धीरे धीरे आपके स्तर पे विभाग में उसको एक औपचारिक रूप दिया जाएगा, और फिर पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों को वो विजन दिया जाएगा ताकि वो भी अपनी रूपरेखा उसी अनुरूप बनाएं। तो खर्रा साहब, आमतौर पे लोग इस बात से थोड़ा भ्रांति करते हैं कि खर्रा साहब ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो ये अर्बन का काम कैसे करेंगे। लेकिन खर्रा साहब विधानसभा में पीएससी कमेटी में लंबे समय तक मेंबर रहे हैं, और जितना पकड़ आपके पास है नगरीय निकायों की कि कहाँ गलती करते हैं, कहाँ गड़बड़ी करते हैं, इनको चाबी कैसे लगा दी है, वो चीज़ खर्रा साहब जानते हैं। तो इसलिए खर्रा साहब एक सफल नगरीय विकास मंत्री साबित हो रहे हैं इस सारे माहौल में। और टी रविकांत साहब के लिए मैं क्या कहूँ। टी रविकांत साहब पहले जेडीसी भी रहे हैं और शहरी विकास में एक अपनी अलग सोच रखते हैं, एक अपने अलग विजन रखते हैं। तो इस समय मैं आज सुबह इनसे यही कह रहा था कि पूरे अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में बेस्ट ऑफिसर्स लगे हुए हैं और बेस्ट टीम आपके पास है। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, दे आर दी बेस्ट। जेडीसी तो उसी में है इंद्रजीत उसी में है, सारे लोग उसी में हैं, रुक्मिणी और अभिषेक सब, हेम जी, सारे नई टीम है और ऊर्जावान टीम है। अब चेयरमैन साहब ने बीच में ही टोक दिया है तो मुझे चेयरमैन साहब के लिए भी बताना है। मुझे कल परसों किसी ने पूछा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना क्या चैनल का काम है क्या? ये तो सरकार का काम होता है, अब चैनल कहाँ से घुस गया इसमें, इस काम को चैनल कैसे करने लगा? तो मैंने कहा कि भाई आपको हमारी
एडिटोरियल पॉलिसी मालूम है, जगदीश चंद्रा जी की एडिटोरियल पॉलिसी मालूम है, खबर ही जीवन है के प्रणेता की एडिटोरियल पॉलिसी मालूम है कि हम फेयर और न्यूट्रल रहते हुए जो भी पार्टी इन पावर होती है या जो भी वर्किंग गवर्नमेंट होती है उसको अपना इंटेलिजेंट सपोर्ट देते हैं, और उस सरकार की जो अच्छी नीतियां और अच्छे कार्यक्रम होते हैं उसका लाभ वास्तविक आदमी तक पहुंचे, फील्ड के उस आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, आम जनता के पास उन नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचे, इसको हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। तो ये हमारा सामाजिक सरोकार है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए चेयरमैन साहब के विजन से ही ये कार्यक्रम आज एक तरह से मूर्त रूप ले रहा है। वीरेंद्र चौधरी साहब बैठे हैं डायरेक्टर, तो वीरेंद्र चौधरी साहब का भी विजन और इंटेलेक्ट कमाल का है। ये आमतौर पे पर्दे के पीछे होते हैं, आज बड़ी मुश्किल से इनको हम सामने लाए हैं। आपका हमेशा पूरे चैनल में ये सब लोग जो टीम बैठी है गवाह इस बात के कि आपका हमेशा रहता है कि यूथ, विमेन और रूरल, इन तीन की बात को चैनल को उठाना चाहिए और इन तीन के सपोर्ट में आगे आना चाहिए। और आप मज़े की बात देखिए, ये बात आप 5 साल से कह रहे हैं, और अभी मोदी जी ने जो बजट दिया है और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है उसमें 4 ही कैटेगरी बताई हैं, यूथ, महिला, गरीब और किसान। तो 3 कैटेगरी तो आप ऑलरेडी पहले से कहते रहे, तो आपकी बात को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी मान लिया। एक और बात, चूंकि जिनेंद्र भी बैठे हैं और हमारी पूरी टीम है, श्वेता भी हैं लीड एंकर, हमारी बाकी एंकर्स हैं, आप उनको तो पर्दे पे देखते हैं, पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाले हमारे फील्ड के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, एसोसिएट एडिटर्स हैं, डिप्टी एडिटर हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो सब आपसे मिलते रहते हैं। तो एक समय था जब सरकारी दफ्तर में टीवी होने को बुरा माना जाता था और लोग कहते थे आप काम करोगे या टीवी देखोगे। उच्चाधिकारी अक्सर जूनियर ऑफिसर्स को टोक देते थे कि आप कमरे में टीवी क्या कर रहा है। तो कुछ लोग अपने लैपटॉप पे, कोई क्रिकेट आ रहा होता था, कोई कुछ और आ रहा होता था, तो लैपटॉप पे उसको देखा करते थे। लेकिन 5 साल से कुछ फिजा ऐसी हुई कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल अपने पूरे स्वरूप में आ गया, और फर्स्ट इंडिया पे कुछ खबरें ऐसी चलती थी जिसको देख करके पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी एक्शन लेने को मजबूर होते थे, और उनको कई बार घटनाओं की जानकारी उस टीवी के माध्यम से चलती थी। तो धीरे धीरे एक कल्चर हो गया और हर सरकारी दफ्तर में एक टीवी लगने लग गया, और उसको कोई बुरा नहीं मानता, बल्कि अब उसको आवश्यकता माना जाता है कि आप खबरों से जुड़े हुए हैं या नहीं, या आप नित्य प्रतिदिन की नई घटनाओं से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। तो आज इस चीज़ का श्रेय भी हमारे एडिटर और हमारी जो पूरी टीम है जो पर्दे के पीछे काम करती है, मैं समझता हूँ ये श्रेय उनको जाता है। समय समय पे इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसे आयोजन मार्केटिंग के लिहाज से किए जाते हैं, ब्रांडिंग के लिहाज से किए जाते हैं, किसी और विशेष ओकेजन पे किए जाते हैं। पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है जो राज्य के विकास के लिए एक प्रारूप बनाने के लिए, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आयोजित हो रहा है, और उसमें हम एक भूमिका निभा पा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम मुख्यमंत्री जी का विजन सुनना चाहेंगे, माननीय मंत्री जी का विजन सुनना चाहेंगे, रविकांत जी का विजन सुनना चाहेंगे कि कैसे हम 2047 में पहुँचें, क्या क्या खास चीज़ें हमको करनी चाहिए। लेकिन एक मोटी रूपरेखा, प्रारूप खींचने के लिए मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ, तो वो जरा आप देखिएगा। मुख्यमंत्री जी, आज की इस कार्यशाला में अभी उद्घाटन सत्र है जिसमें आप मौजूद हैं, उसके बाद जो अगला सत्र होगा वो थोड़ा और सीरियस सत्र है। उसमें टी रविकांत जी और आप जो प्रथम पंक्ति में सारे अधिकारी बैठे हैं, ये यहाँ बोलेंगे और अपना विज़न प्रस्तुत करेंगे, और इनकी संस्थाओं से जो सारे इंजीनियर्स आए हुए हैं पूरे राजस्थान से, उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे और कैसे काम करना है उस बात को बताएंगे। उसके बाद जो अगला सत्र होगा वो और भी सीरियस है, उसमें कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, यही टॉपिक्स उनको दिए गए हैं। एक ग्रुप को जेडीसी नेतृत्व करेंगी, दूसरे ग्रुप को इंद्रजीत जी करेंगे, तीसरे को रुक्मणी करेंगी, सीटीपी साहब करेंगे, और फिर ये अपनी अपनी टीम के साथ बैठ करके उस विषय पे चर्चा करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और फिर फर्स्ट इंडिया हम लोग उस सारे डॉक्यूमेंट को कंपाइल करके पूरी रिपोर्ट विभाग को सौंपेंगे, ताकि इस पूरे मंथन का निचोड़ विभाग देख लेगा और कैसे फिर विभाग को अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करना है वो बताएंगे। तो मोटे तौर पे हमारा जो शहरी विकास का काम है उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो शहरी निकाय हैं, अर्बन बॉडीज़ हैं, जिसमें जेडीए हो गया
और जेडीए जैसे और प्राधिकरण हो गए। राज्य में इस वक्त 5 प्राधिकरण हैं। दूसरा होता है यूआईटीज, तो यूआईटीज इस समय 12 यूआईटी हैं। दूसरा सेगमेंट है स्वायत्त शासन का या म्युनिसिपल बॉडीज का, तो उसमें नगर निगम है, नगर परिषद हैं और नगर पालिका हैं। 3 तरह की कैटेगरीज हैं, वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कैटेगराइजेशन किया हुआ है। उसके अलावा यूडीएच में कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे मेट्रो है, रूडसिको है, आरयूआईडीपी है, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जेसीटीएसएल है, सीटीपी का ऑफिस है जो मास्टर प्लान बनाता है, हाउसिंग बोर्ड है जो सबके आवास की चिंता करता है। तो ये ब्रॉड एक खाका है नगरीय निकाय या नगरीय विकास विभाग का। अब इसमें जो पहला ग्रुप है जैसे वो है मास्टर प्लान रिलेटेड, तो मेट्रो सिटीज होनी चाहिए, सैटेलाइट टाउन कैसे होने चाहिए ताकि गांव वाले लोग आकर के शहरों में अनावश्यक भीड़ नहीं करें, बल्कि गांवों के पास ही सैटेलाइट टाउन होने चाहिए, वहीं पर उनको शहरों का पूरा सुविधाएं मिल सकें। इसी तरह कुछ स्पेशल एरियाज का डेवलपमेंट होता है, वो मास्टर प्लान के थ्रू होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी आप विकासशील देश में जाते हैं, कभी आप चाइनाज के फोटो देखते हैं, चाइना के देखते हैं, कभी आप सिंगापुर के देखते हैं, कभी दुबई के देखते हैं, मल्टी लेयर फ्लाईओवर्स बने हुए हैं वहाँ पे, मल्टी लेयर एलिवेटेड रोड्स बनी हुई हैं, लंबी लंबी टनल बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे बननी चाहिए, कब होनी चाहिए, और इस बरसात में जैसा हमने देखा कि पानी भरने की बड़ी भारी समस्या है शहरों में, उसकी वजह से फिर ट्रैफिक जाम होता है, उसकी वजह से और कठिनाइयाँ आती हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम है, मेट्रो होनी चाहिए कि मोनोरेल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और एक सीमेंटेड रोड्स का एक नया कॉन्सेप्ट है, गडकरी जी ने कहते हैं नागपुर में सीमेंटेड रोड्स का एक पूरा नेटवर्क बना दिया, उसकी वजह से वहाँ अब आने वाले 20 सालों में सड़कों की कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे ही विचार यहाँ लाए जा सकते हैं। फिर जो हाउसिंग सेक्टर है, इसमें ये बड़ा कॉमन जुमला है कि ये या नारा है, क्योंकि अभी तक ये हो तो नहीं पाया, हाउसिंग फॉर ऑल, कि हर आदमी के पास अपना मकान होना चाहिए। फिर है लो कॉस्ट हाउसिंग, कैसे हम सस्ते और अच्छे मकान दे सकें, कैसे कच्ची बस्तियों को शिफ्ट करें और या कच्ची बस्तियों को उसी स्थान पे खाली करा करके वहीं पे मल्टी स्टोरी बनाएं और कच्ची बस्ती वालों को वहीं शिफ्ट करें। इसी तरह से मल्टी स्टोरी और हाई राइज बिल्डिंग्स का एक अलग जोन की हम बात करते हैं, पर उसको मूर्त रूप में लाना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे कि जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, वो इमारतों का एक अलग जोन होना चाहिए, वो कैसे वहाँ पे विकास हो सकता है। इसी तरह से इको फ्रेंडली हाउसेज हो सकते हैं, जो छोटे फार्म हाउस टाइप होते हैं, फार्म हाउस होते हैं। इसके अलावा ग्रीन और सेल्फ सस्टेनेबल हाउसेज की बात है। अमेरिका में इस वक्त ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, सेल्फ सस्टेनेबल हाउसेज। खुद की मकान में एनर्जी का भी साधन होना चाहिए, कचरे के डिस्पोजल का भी साधन होना चाहिए। और उन्होंने एक ये प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले 10 सालों में सारी बिल्डिंग्स सेल्फ सस्टेनेबल हाउसेज, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो जाएंगी, और जो मकान है वो आने वाले 15 सालों में सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे। तो ऐसा ही कोई विज़न हमको भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो नगर पालिकाओं से जुड़े हुए सिविक इश्यूज़ हैं, वो सिविक इश्यूज़ मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सारा कुछ आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से उनकी सफाई और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, अनंत है। मतलब वो कहते हैं हरि कथा अनंत, हरि अनंता। तो नगर निगम का काम भी अनंत है। मतलब गली में स्ट्रे एनिमल से लेकर के दीवारों के डिफेसमेंट से लेकर के सारे काम नगर निगम के हैं। तो उसमें तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ख़ास तौर पे सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन कैसे हो और उसका फाइनल डिस्पोजल कैसे हो। जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण की बात आती है तो फिर हम सोचते हैं कि क्यों इंदौर और भोपाल प्रथम आ रहे हैं, क्यों हम नहीं आ पा रहे हैं। तो वो चीज़ें आने वाले समय में ऐसा हो कि किसी स्वच्छता सर्वेक्षण की ज़रूरत ही ना पड़े। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल है। कैसे वाटर मीटरिंग हो, कैसे 24 आवर सप्लाई हो, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, कैसे बिजली के प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मैचिंग हो। अभी स्टेट में बिजली के प्रोडक्शन का इंफ्रा बहुत अच्छा है, हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी मैचिंग नहीं है। और वो मुझे लगता है अब आपने इस क्षेत्र में इतनी प्राथमिकता दी है तो शायद हम इन 5 सालों में अपने ट्रांसमिशन को भी इम्प्रूव करके प्रोडक्शन के बराबर ला पाएँ शायद कुछ हद तक, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे वो विंड एनर्जी हो चाहे सोलर एनर्जी हो, इस पे भी लगातार काम करते रहने की ज़रूरत है। सोलर का अकूत संभावना है राजस्थान में, और सोलर पार्क्स, अभी आपने बहुत अच्छे सोलर पार्क्स भी सैंक्शन किए हैं, और सोलर के बारे में कई पॉलिसी और जो अनुदान देते हैं वो भी लागू किए हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये भी होगा।
अब एक आखिरी बिंदु रह जाता है, वो है कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। जब भी हम विकसित देशों में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ बड़ी खूबसूरत मेट्रो रेल चल रही हैं, बड़ी खूबसूरत मोनो रेल चल रही हैं। तो अब मोनो रेल, मेट्रो रेल के अलावा एक केबल कार का नया कॉन्सेप्ट और आ गया है, जो सबसे सस्ता पड़ता है। तो सड़कों पे जो डिवाइडर होता है, उसी डिवाइडर में केबल कार के खंभे खड़े करके केबल कार भी चलाई जा सकती है। तो ये सब एक्सप्लोर करने की बातें, मंथन करने की बातें, अगर इस बारे में हम कोई योजना या कार्यक्रम बना सकते हैं तो इसको लागू भी किया जा सकता है। जो भी विकसित देश हैं, चाहे वो शंघाई है, शहरों की बात करें, चाहे वो सिंगापुर है, चाहे दुबई है, एक दिन में तो नहीं हुआ। उनके लिए भी कोई 10 साल 20 साल की प्लानिंग हुई होगी, तब वो इस साल पे आ पाए हैं। और इनके साथ ही जुड़ा हुआ है पार्किंग, ट्रैफिक और बाकी सारी चीज़ों की बात। तो ये एक ब्रॉडली मैंने कोशिश की, मुख्यमंत्री जी आपके सामने एक खाका खींच सकें कि नगरीय विकास विभाग को किस तरह की योजनाएं बनानी है, किस तरह का कार्यक्रम करना है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं नगरीय विकास विभाग के सामने, और कैसे कार्यक्रम हम हाथ में लें कि हम आने वाले 3-4 बजट जो 2047 से पहले के हैं, उनमें इन सब चीज़ों के लिए प्रावधान कर सकें और उसी अनुरूप मॉड्यूलर फॉर्म में इस बजट में इतना किया, अगले बजट में इतना किया, और हम उस दूर दिखते हुए 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये एक मोटी मोटी बात थी, और आपने इस चीज़ को इतनी प्राथमिकता दी, हमको इस काम की जिम्मेदारी दी, और मैं समझता हूँ जैसा अभी नगरीय विकास मंत्री जी कह रहे थे, आगे हम इसको संभागीय मुख्यालयों पे ले जाना चाहेंगे। वहाँ के जो नगरीय निकाय हैं और जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी ओरिएंटेशन देना चाहेंगे। तो एक बार आज की कार्यशाला का विज़न डॉक्यूमेंट बन जाए, उसके बाद जैसा विभाग एक नीति पत्र जारी करेगा या जैसे भी निर्देश जारी करेगा, उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आप यहाँ आए, आपने इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर, क्योंकि ये बात तो ठीक है और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सरकार भी यही चाहती है कि सुझाव मिले, और ये सरकार है जो सुझाव लेती है ताकि हर चीज़ को सम्मिलित किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हम कह तो देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, अधिकारी ये नहीं कर रहे, लेकिन क्या सिटीजन होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? सरकार को भी तो साथ चाहिए। जब जनता का साथ मिलेगा तो काम भी और तेज़ी से होंगे।